दोस्तों, आज प्रधानमंत्री के एड्रेस टू नेशन यानी राष्ट्र के नाम संबोधन से एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी आज की तारीख में एक बेहद कमज़ोर ज़मीन पर खड़े हैं। पॉलिटिकली इस वक्त वो बहुत वीक विकेट पर है। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोदी जी के पास ना देश के लिए कोई नया आइडिया है, ना कोई विजन है, ना कोई मुद्दा है, और शायद इसीलिए आज उन्होंने एड्रेस टू नेशन, देश के नाम संबोधन को राजनीतिक भाषण बना दिया। और शायद इस तरह का एड्रेस टू नेशन, राष्ट्र के नाम संबोधन, देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने पहले नहीं किया हुआ। यहां तक कि खुद मोदी ने भी इस तरह का एड्रेस टू नेशन कम से कम 12 साल में नहीं किया है। अब आज दोपहर से ही जब से खबर ब्रेक हुई कि मोदी जी आज शाम 8:30 बजे एड्रेस टू नेशन करेंगे, यानी राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे, पूरे राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं 8:30 बजे, तब से अटकलें लगने लगी, खासकर एक्स पर यानी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, कि शायद कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, बिग अनाउंसमेंट होने जा रहा है, कोई बड़ा फैसला मोदी जी ले सकते हैं। यहाँ तक अटकलें लगने लगी कि शायद मिड टर्म पोल, लोकसभा भंग करके मोदी जी मिड टर्म पोल में जा सकते, इस तरह की भी बातें होने लगी। और भी कई तरह के लोग अटकलें लगा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने आज भाषण दिया तो क्लियर हो गया कि जो बिल महिला शक्ति को लेकर था, नारी शक्ति को लेकर, महिला आरक्षण बिल, और उसके साथ में डिलिमिटेशन का मामला था, यानी लोकसभा की सीटें बढ़ाने का मामला था, और जो बिल गिर गया कल, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक खींच थी मोदी जी के मन में, और आज वो रिप्लाई भी नहीं दे पाए। तो मोदी जी कहीं ना कहीं महिला आरक्षण पर बीजेपी को, खुद को डिफेंड कर रहे थे, या यूं कहें उकसा रहे थे, माहौल बना रहे थे। और शायद इसीलिए मोदी जी ने पूरे भाषण में समूचे विपक्ष पर निशाना साधा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी हो, या फिर तमिलनाडु जहां इलेक्शन हो रहे हैं स्टैलिन की पार्टी डीएमके हो। इन सबको मोदी जी ने कहा कि ये संविधान के अपराधी हैं, ये नारी विरोधी हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते, और अगर कोई महिलाओं का सम्मान करता, अगर कोई नारी शक्ति की वंदना करता, माता बहनों बेटी को कोई सम्मान देता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। ये वो अपने आधे घंटे के भाषण में बार बार जताते चले गए। और शायद इसीलिए विपक्ष के एक सांसद हैं, शायद झारखंड से आते हैं, मैं उनको सुन रहा था, सुखदेव साहब, उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी को महिलाओं की इतनी ही चिंता है और वो इतना गंभीर हैं, तो 12 साल तो हो गए हैं प्रधानमंत्री बने हुए, क्यों नहीं कुर्सी छोड़ देते? वैसे भी 75 प्लस हैं, कुर्सी छोड़ें और किसी नारी को, बीजेपी में तमाम महिला नेता हैं, किसी नारी को वो अपनी कुर्सी दे दें, किसी महिला को, किसी मातृशक्ति को प्रधानमंत्री बना दें, कुर्सी छोड़ दें। सुनिए सुखदेव साहब को। मोदी जी, आपका हो गया, टर्म पूरा हो गया, आपने सबसे ज्यादा समय तक अपने रिकॉर्ड तोड़ा है। अब किसी हमारे कोई भी मातृशक्ति जिनकी बात करें, को कल महिला को प्रधानमंत्री बना दिया, हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। मोदी जी उनको बना दें उनको। अब एक और बात बड़ी चौंकाने वाली लगी, मोदी जी को 230 सांसद, समूचा विपक्ष कह लीजिए, उसने कल वोट नहीं दिया, उनके बिल का समर्थन नहीं किया। लेकिन टारगेट किसको बनाया? टारगेट सिर्फ 4 लोगों को पता है, 4 नेताओं को टारगेट बनाया, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, स्टैलिन और अखिलेश यादव। शरद पवार की पार्टी ने भी वोट नहीं दिया मोदी जी को, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी वोट नहीं दिया, तेजस्वी की पार्टी ने भी वोट नहीं दिया, और भी कई पार्टियां हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया मोदी जी। लेकिन मोदी जी ने सिर्फ 4 नेताओं को ही टारगेट किया, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके। अब उसकी वजह मुझे ऐसी लगती है कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं या चुनाव होने वाले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों बाद, बल्कि 2027 की स्टार्टिंग में चुनाव होने वाला है, बंगाल में वोटिंग होने वाली है, तमिलनाडु में चुनाव चल रहा है, जहां जहां चुनाव चल रहे थे उन्हीं को इस भाषण में चुनाव के बीचों बीच उन्होंने टारगेट किया है। सुनिए। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है। ये कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसे दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार है।
ये देश के संविधान के अपराधी हैं। ये देश की नारी शक्ति के अपराधी हैं। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है जिसको समझने की ज़रूरत है, कोई भी महिला आरक्षण के विरोध में खड़ा नहीं हो सकता। आधी आबादी है, हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, यही सब है। महिलाएं सबके साथ जुड़ी हैं, जननी हैं, माँ भारती हैं। कोई भी महिला आरक्षण के विरोध में ना हो सकता है, ना कभी रहेगा। सब चाहते हैं कि महिलाएं आगे आएं। और वैसे भी 2023 में बिल पास हो चुका है, महिला आरक्षण का बिल पास हो चुका है। लेकिन उस बिल को किनारे रख के मोदी एक नया बिल लाए, उस बिल में डीलिमिटेशन जोड़ दिया और फिर विपक्ष से कह रहे हैं कि आप इसको पास करिए। विपक्ष ने कहा, भाई हम बिल पास कर चुके हैं, आप तुरंत लाइए, हम तुरंत पास कर देते हैं, आधे घंटे में पास कर देते हैं। मोदी जी ने कहा, नहीं, महिलाओं के साथ साथ आप डीलिमिटेशन, ये जो सीटें मैं बढ़ाना चाहता हूँ, 816 सीटें करना चाहता हूँ, 850 सीटें करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप डीलिमिटेशन को भी पास करिए। तो महिलाओं के बिल की आड़ में वो डीलिमिटेशन का खेल कर रहे थे, और इसी को राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं पकड़ लिया था, इस खेल को, बल्कि पूरे विपक्ष ने पकड़ लिया। तो सवाल यहाँ पर नारी शक्ति का नहीं है। ये बिल पहले ही पास हो चुका है आरक्षण को लेकर, सबकी सहमति, देश की सहमति, किसी ने विरोध नहीं किया। सवाल यह है कि फिर मोदी जी इस मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? क्या वाकई मुद्दे की कमी है, लचर स्थिति है, विदेश नीति फेल हो रही है, अर्थव्यवस्था फेल हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत से मुद्दे हैं, बहुत सी समस्याएं। आरएसएस भी नाराज है, बीजेपी के भीतर विरोध हो रहा है, उम्र भी बढ़ रही है। कहीं ना कहीं मोदी जी की जो कोर कैबिनेट है वो भी बहुत खुश नहीं है। तो आखिर क्या वजह थी? क्या एक नया मुद्दा खड़ा करना चाह रहे हैं मोदी? अपने को स्ट्रांग करना चाह रहे हैं मोदी? क्या वजह है? इस पूरे मामले के पीछे असली खेल क्या है? इसलिए मैंने अनिल त्यागी जी को बुलाया है। बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, 40-45 साल का तजुर्बा है, खुलकर बोलते हैं, उनको सुनिएगा। साथ में अभिषेक जी होंगे, पॉलिटिकल डेटा पर बहुत गहरी रिसर्च रखते हैं। इन दोनों को सुनिए, एक और ओपिनियन लीजिए। क्या आपको लगता है कि मोदी जी ने एड्रेस टू नेशन, कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि हो सकता है मोदी जी लोकसभा भंग कर देंगे, चुनाव में चले जाएंगे, इसलिए वो जो है एड्रेस टू नेशन करने जा रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि मोदी जी तो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक भाषण दे रहे थे। ऐसा एड्रेस टू नेशन तो किसी प्रधानमंत्री ने, त्यागी साहब, दिया ही नहीं। तो क्या मोदी जी अब महिला आरक्षण के आड़ में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि आबादी को बांटो, 2 टुकड़े करो? देखिए, इस प्रोग्राम पार्लियामेंट के सेशन से पहले मेरी एक उद्योगपति के लैंडलॉर्ड से बात हो रही थी। मैं समझना चाह रहा था मोदी क्या करेंगे, तो उसने कहा, मैं उसको कोट कर रहा हूं आपको, बड़ा नाम नहीं ले रहा, उसने कहा कि नरेंद्र मोदी जो है बहुत चतुर है, तो वो गोल पोस्ट बदलते हैं, मुद्दे बदलते हैं, और मुद्दे बदलने में मास्टरी है। पहले डिमोनेटाइजेशन, राम मंदिर, जीएसटी, ये सारे मुद्दे चला दिए। तो अब यूपी का चुनाव आ रहा है, राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, राज्यों के चुनाव में आउट हैं। पता खबर तो ये आ रही है कि बंगाल भी साफ है, आसाम भी साफ है, लेफ्ट और तमिलनाडु का तो मतलब ही नहीं है, केरल और तमिलनाडु का तो मतलब ही नहीं है। तो जान बचेगी कैसे? नंबर 1, इसका भाषण का उद्देश्य ये है कि ये चुनावी सभा थी और चुनावी सभा से राष्ट्र संबोधन कर दिया। नंबर 2, कल राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरी की पूरी 45 से 50 मिनट परेड लगाई, और खास तौर से एक सेंटेंस मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं, उन्होंने कहा कि जो ताकतें इस देश की डेमोग्राफी, पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन और पूरे देश की आवाम की ताकत को बदलना चाहते हैं, ये इस देश का विपक्ष बदलने नहीं देगा। मैं उन ताकतों का नाम नहीं ले रहा हूं। और अंग्रेजी में भाषण दिया राहुल गांधी ने, और साफ साफ उससे जो एक शिफ्ट किया 26 फरवरी के बाद से, जो नरेंद्र मोदी ने जाकर के दुनिया के व्यापारियों, जो जूस व्यापारी लॉबी है, उसके गोदी में जाकर के जब बैठ गए, उसका जो रिपरकशन, जो गुणात्मक हमला हिंदुस्तान पर हो रहा है चारों तरफ से, जो प्रेशर है, ये उसकी तिलमिलाहट है। तो इस महिला आरक्षण बिल का जो राजनीतिकरण करना किया इन्होंने, ये मुद्दा बड़ा गंभीर है। अभिषेक, एक और बड़ा सवाल
कि नरेंद्र मोदी बार बार अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, डीएमके यानी स्टालिन की बात कर रहे हैं, उनको कोस रहे हैं, अपराधी बता रहे हैं, नारी विरोधी बता रहे हैं। लेकिन शरद पवार की पार्टी, उसने भी तो वोट अगेंस्ट दिया। उद्धव ठाकरे की पार्टी, 9 सांसद हैं, उन्होंने भी वोट नहीं दिया मोदी जी को। तो उद्धव ठाकरे का नाम नहीं है, तेजस्वी का नाम नहीं है, शरद पवार का नाम नहीं है, इन्हीं चारों का नाम क्यों है? देखिए, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिन राज्यों में चुनाव है या जहां निकट भविष्य में चुनाव होने वाले हैं और वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका मुकाबला होना है या फिर हो रहा है, जहां चुनाव है, उस पार्टी को वो सीधे सीधे टारगेट कर रहे हैं। डीएमके प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि जितने तमिलनाडु के दौरे पिछले 2-3 सालों में किए हैं, शायद उतना इस देश के किसी भी राज्य के दौरे उन्होंने नहीं किए। बीच पर जाकर के, तमिलनाडु के किसी बीच पर जाकर के, वो फुटपाथ पर, वो बीच पर आपने देखा होगा कि वो डस्टबिन में कूड़ा उठाकर डालते हुए भी नजर आए थे। वोट बैंक पॉलिटिक्स, सेंगोल पार्लियामेंट में रखने की कोशिश, राजदंड बताकर। तमिलनाडु में दाल नहीं गली। बंगाल के अंदर देखिए, वहां तो नारी शक्ति से ही मुकाबला है ममता बनर्जी से, तो टीएमसी का नाम ले रहे हैं कि एक सेंटिमेंटल मुद्दा ममता बनर्जी के खिलाफ उभारा जाए। बंगाल की महिलाएं देख रही है कि 1500, 1600, 1700 रुपए खाते में आ रहे हैं ममता बनर्जी सरकार की नीतियों की वजह से, और अगले 5 साल तक आने हैं। अखिलेश यादव को देख रहे हैं, अखिलेश यादव पर इतना टारगेट क्यों? जी, अखिलेश यादव जब बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कोटा विद इन कोटा की बात करते हैं और बीजेपी उससे असहज होती है। एक तो पहले ही उत्तर प्रदेश में अगड़ा पिछड़ा का नैरेटिव पीडीए के सहारे वो सेट कर चुके हैं। जहां भी अगड़ा पिछड़ा वाली पॉलिटिक्स होती है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है। अब इन्होंने आरक्षण की बात की तो उन्होंने कोटा विद इन कोटा की बात कर दी, अल्पसंख्यक महिलाएं, पिछड़े वर्ग की महिलाएं, सबकी बात कर दी। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से एक मांग कर देता हूं, ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण 10% इन्होंने सरकारी नौकरियों में दिया, ईडब्ल्यूएस की महिलाओं को भी दे 10% रिजर्वेशन संसद के अंदर। कोटा विद इन कोटा तो बिल्कुल होना चाहिए। तो अखिलेश यादव भी टारगेट पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी के हाथ से फिसल गया तो तय मानिए कि 2029 में भगवान भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं बचा सकता। त्यागी जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा था, क्या आपको लगता है एक इलेक्शन स्पीच मोदी दे रहे हैं, जरूरत नहीं थी इसकी देने की, वो ऑलरेडी अपना पक्ष लोकसभा में रख चुके हैं, गोदी मीडिया सब उनके पास है, जब चाहें तब वो मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंच सकते हैं। एड्रेस टू नेशन की, राष्ट्र के नाम संबोधन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूरे भाषण जो उनका था राजनीतिक भाषण था। क्या मोदी एक बहुत कमजोर विकेट पर इस वक्त खड़े हैं, लाचार हैं, चाहे वो विदेश नीति का मामला हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मामला हो, रुपया 92-93 हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, गैस की किल्लत है, सिलेंडर ब्लैक हो रहा है, और अगर आप जहां देखिए, जिस क्षेत्र में देखिए, वहां त्राही त्राही है। क्या मोदी इररेलेवेंट होते जा रहे हैं? हिंदुस्तान भी इररेलेवेंट हो रहा है, और इस वजह से मोदी कहीं ना कहीं एक नया मुद्दा खड़ा करने आए थे आज। मोदी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी इररिलेवेंट होती जा रही है। मोदी जी के साथ साथ पूरी की पूरी पार्टी खतरे में है, और ये गोल पोस्ट बदलने का जो खेल है, ये अब चलने वाला नहीं है दीपक जी। गोल पोस्ट हो गया, लोगों ने देख लिए गोल पोस्ट, और लोग कह रहे हैं कि आप कांग्रेस की इतनी बातें गिना रहे हो, 12 साल का टाइम था, 12 साल में आपने क्या किया, आपको क्यों गिनतियां गिना रहे हो, आप ये बताइए ना। और दूसरी बड़ी टेक्निकल मिस्टेक ये हुई नरेंद्र मोदी के आचरण और चरित्र के खिलाफ। नरेंद्र मोदी कभी पीछे की बात नहीं करते थे, हमेशा अपने भाषणों में वो आने वाले कल की बात करते थे। इस भाषण में कल की बात गायब है, और विलाप है विपक्ष के खिलाफ, घृणा है विपक्ष के खिलाफ, और वो चलने वाला नहीं है। जी, आखिरी सवाल अभिषेक भाई, मोदी ने आखिर में कहा कि चाहे कुछ हो जाए, कम वोट में मैं ये बिल पास करा के ही रहूंगा। पता नहीं कैसे करेंगे, मुझे पता नहीं, पार्टियां तोड़ेंगे, जो करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस नारी शक्ति के मामले को वो और बड़ा करेंगे और एक तरह का मुद्दा बना देंगे पूरे देश में? दीपक जी, सबसे पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि कल जो बिल आया था उसका नारी शक्ति और महिलाओं के आरक्षण से कोई लेना देना नहीं था, उसका डिलिमिटेशन से कोई लेना देना नहीं था। वो लोकसभा के विस्तार के लिए लाया गया बिल था, जो संसद में 300 सीटों की संख्या बढ़ाना चाहते थे। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से आज स्पीच दी है और विपक्ष को निशाने पर लिया है, मोटे तौर पर कहें तो 4 पार्टियों को निशाने पर लिया है जी। 4 दलों को ही जिस प्रकार से उन्होंने निशाने पर लिया है,
और जिस तरह से बार बार वो कांग्रेस का नाम ले रहे थे, उसके बाद अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है, जैसा त्यागी जी कह रहे हैं कि गोल पोस्ट चेंज हो रहा है। एक लाइन में इसमें और ऐड कर दूं, नरेंद्र मोदी को देखकर कभी कभी ऐसा लगता है दीपक जी कि ये भारतीय जनता पार्टी के औरंगजेब साबित होते जा रहे हैं, और इनके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रधानमंत्री बना तो लेटर मुगल के किसी मोहम्मद शाह रंगीला की तरह, किसी फर्रुख सियर की तरह, किसी दूसरे बहादुर शाह जफर की तरह ही साबित होगा, क्योंकि ये साम्राज्य ढह रहा है। भारतीय जनता पार्टी लोगों की नजरों से गिरती जा रही है। बड़ी बात कही आखिर में अभिषेक ने कि लाचार दिख रहे हैं नरेंद्र मोदी, और राष्ट्रीय संबोधन को, राष्ट्र के नाम संबोधन को, जिसमें बहुत बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए जाते हैं, उसको एक राजनीतिक भाषण बना दिया नरेंद्र मोदी ने। कहीं ना कहीं ये औरंगजेब साबित होंगे मुगल डायनेस्टी के, और औरंगजेब से मतलब है कि लास्ट किंग, द लास्ट लीडर ऑफ द डायनेस्टी। तो बीजेपी के लास्ट लीडर होंगे, यानी बीजेपी को इतनी नीचे ले जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, चाहे साख हो और चाहे भरोसा हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। त्यागी जी आप आए, खुलकर बात हुई, और अभिषेक आप भी आए। हम तो ये सोच रहे थे दोस्तों कि कुछ बहुत बड़ा फैसला करेंगे आज, कुछ बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ हमको मिलेगी, लेकिन अफसोस है कि नरेंद्र मोदी का एड्रेस टू नेशन भी अब वोट का, एक आप कह सकते हैं वोट की राजनीति से प्रभावित हो रहा है। यानी वोट की राजनीति इतनी प्रभावित है नरेंद्र मोदी के, आप कह सकते हैं राजनीतिक जीवन में, कि राष्ट्र के नाम संबोधन भी अब एक वोट की राजनीति में तब्दील होता चला जा रहा है। थैंक यू सो मच मिस्टर त्यागी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।